गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स का 5वां चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हम पढ़ चुके थे बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील या हिंदी में बोलते हैं इसको वर्म एवं वर्म चक्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्म एवं वर्म चक्र, वर्म एंड वर्म व्हील, ये कैसे काम करते हैं देखिए, बहुत सिंपल है। आप इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये एक पहिया होता है, बिल्कुल सिंपल सा पहिया होता है। इसके ऊपर रस्सी लिपटी होती है और इसके बीचों बीच से एक एक्सल लगा होता है ना, ये एक्सल लगा हुआ है। इसके ऊपर इसका जो दूसरा आधार है वो इसका एक तरह से टेलीस्टोक होता है जो एक मजबूत आधार पर टिका हुआ होता है। टेलीस्टोक आप समझते होंगे, है ना। तो ये इसके साथ साथ घूमता है और ये इसको पकड़ने के लिए ये होते हैं एक तरह से ये कवर है एक तरह से, मान लो। इस पर एक व्हील होता है जिसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है जिसको वर्म व्हील बोलते हैं। ये आपको जनरली अगर आप एक किसान के बेटे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो घर में कुट्टी काटने की मशीन होती है उसमें ये लगे होते हैं, है? तो इस तरह से ये चूड़ियां कटी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये घूमता है तो इसके साथ साथ में क्या होता है, यहाँ एक व्हील लगा होता है जिसको हम वर्म व्हील बोलते हैं, वर्म व्हील। इसके ऊपर दांते कटे होते हैं इस तरह से। पूरी परिधि पर दांते लगे हुए होते हैं। इनकी संख्या मान लेते हैं हम टी है। ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर ये दांते हैं। अब इसका जो सेंटर होता है ना, ये बीचों बीच सेंटर, इस पर एक शाफ्ट लगी होती है, मतलब इस तरह से पाइप की तरह। तो इसके ऊपर रस्सी लिपटी रहती है ना। तो मान लीजिए ये रस्सी है और इसके ऊपर ये लिपटी हुई है तो इसके एक सिरे पर भार लटका होता है, डबल। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो मान लो ये इस तरह से घूम रहा है तो इसके ऊपर ये रस्सी लिपट जाती है, तो लिपट जाती है तो ये ऊपर की ओर उठने लगता है। अब ये इस तरह से ऊपर कैसे उठेगा, देखिए इसके ऊपर एक रस्सी इस तरह से लगी होती है। जब हम इसको खींचते हैं तो ये रस्सी इसमें से खुलेगी, रस्सी नीचे इसमें देखिए यहाँ पर हम पी लगाते हैं, जब इसमें से खुलेगी तो इसके साथ साथ में ये एक्सल है, ये एक्सल घूमेगा। इस एक्सल के साथ साथ में ये जो वर्म है, वर्म गियर, ये घूमेगा। इस वर्म गियर के घूमने की वजह से यहां पर जो वर्म व्हील है वो भी घूमेगा। अब ये मान लो जब ये पूरा एक चक्कर करता है तो ये पता कितना घूमता है, ये सिर्फ इसका एक दांता यहां से सरकर यहां तक पहुंच जाता है, बस इतना ही घूमता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर ये ड्रम है, इस ड्रम की त्रिज्या स्मॉल आर है ना, और यहाँ पर ये जो पहिया है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो आप समझ गए होंगे काम कैसे करता है। देखिए जब हम यहाँ पर इसको खींचते हैं तो ये घूमेगा, इसके घूमने के साथ ये घूमेगा। अब ये घूमेगा तो इसके साथ में ये वर्म गियर भी घूमेगा। अब जब वर्म गियर पूरा एक चक्कर करता है तो ये इसका ये जो वर्म व्हील है उसका सिर्फ एक दांता यहाँ से सरकर यहाँ पहुंच जाता है, इसके साथ साथ में बाकी सारे दांते भी आगे सरकते हैं। फिर जब दूसरा चक्कर लगता है तो ये वाला सरकर यहाँ चला जाता है और ये इसी जगह लेने आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये धीरे धीरे भार ऊपर उठता रहता है। तो यहाँ पर हम वेगानुपात बढ़ाकर किसी भी मशीन की जो दक्षता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यांत्रिक लाभ निकालेंगे। ध्यान दें, यहाँ पर उठाया गया भार W है, लगाया गया आयास P है, तो यहाँ पर MA यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, W/P। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा वेगानुपात, ये अलग चीज होगी। देखिए कैसे, ये सबका अलग होता है। वेगानुपात कैसे, आयास द्वारा तय की गई दूरी। आयास कितनी दूरी तय करेगा, देखो आयास हम यहाँ पर लगा रहे हैं
तो यहाँ पर इसके एक चक्कर के साथ में ये कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई r, इसकी परिधि के बराबर बटे भार द्वारा तय की गई दूरी। भार कितनी दूरी तय करेगा, इसके एक चक्कर के साथ में ये एक चक्कर करेगा, एक चक्कर के साथ में ये दूरी तय करेगा कितनी, इसमें दांतों की संख्या के इसके एक चक्कर के साथ मतलब 1 बटे t दूरी तय करेगा। और t क्या है यहाँ पर, इसमें दांतों की संख्या, ठीक है। ये जो वर्म व्हील है इसमें दांतों की संख्या है कैपिटल T। अब देखिए इसने एक दूरी चली इतनी, तो यहाँ पर ये भार कितना उठेगा, जो ये ड्रम दिख रहा है ना भार ड्रम, इसकी परिधि के बराबर, ठीक है। तो परिधि कितनी होगी इसकी, 2 पाई r स्मॉल r वाला, 2 पाई से 2 पाई r काट दिया। अब जो v r है इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, है ना, बटे ये जो t नीचे तीसरे नंबर पे है ये चला जाएगा ऊपर, तो RT अपॉन स्मॉल r, ये निकल कर आया इसका वेगानुपात। अब बात करें हम दक्षता की, तो दक्षता का फॉर्मूला जानते हो आप, ma अपॉन vr होता है, ma अपॉन vr, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। अब देखिए यहाँ पर यांत्रिक लाभ हमारे पास में क्या है, W बटे P, वेगानुपात क्या है, RT बटे स्मॉल r। जब हम इनको ऊपर भेजेंगे तो दक्षता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WR अपॉन PRT। तो ये इसकी दक्षता का फॉर्मूला निकल कर आया। ये कब था, जब ये जो वर्म व्हील है इसमें सिर्फ एक ही टीथ है, तब जाकर। अगर मान लीजिए इसमें एक से ज्यादा टीथ है, मान लीजिए 2 टीथ है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जब वर्म व्हील में, जब वर्म गियर में 2 दांतें हैं तब VR बराबर क्या हो जाएगा, तब VR बराबर हो जाएगा RT अपॉन 2R, ये हो जाएगा। तब दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो W 2WR अपॉन PRT, ठीक है। कुछ इस तरह से ये परिवर्तन आएगा। तो यहां पर अगर ये हमने 2 लिया है, अगर यहां पर N होता तो भी यही होता, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा सिंगल नहीं वर्म एंड वर्म व्हील। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। चलिए अब अगला टॉपिक और शुरू करते हैं, जो शायद इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी, है ना। हाँ, वेस्टन्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। देखिए इसका हिंदी में नाम होता है वेस्टर्न व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है और आपने इसको बहुत जगह देखी होगी, बहुत जगह काम ली होगी। इसको चैन पुली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भारी वस्तुओं को आसानी से उठाया जाता है। तो ये कैसे काम करती है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा पहिया होता है, एक तरह से पुली होती है ना, जिसका व्यास कैपिटल D होता है, और इसके अंदर ही एक स्मॉल d और होता है। मतलब ये दोनों अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग घूमते हैं, मतलब ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, पर इसके ऊपर अलग रस्सी होती है और इसके ऊपर वाले के ऊपर अलग होती है। तो देखिए कैसे, इसके ऊपर जो रस्सी होती है वो नीचे आती है और ये इस तरह से गुजरते हुए चलती है। ये रस्सी कुछ इस तरह से चलती है, एक ही रस्सी होती है, ये चैन होती है एक तरह से, पर ये एक ही होती है बिना किसी एंड के, इसमें कोई एंड नहीं होता। और यहाँ पर एक और घिरनी होती है, मतलब एक पुली और होती है, जिसके सेंटर से एक हुक लगा होता है और इस सेंटर पर लटका होता है भार W, ठीक है। हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाकर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको इधर खींच रहे हैं, तो इधर खींचेंगे तो साथ साथ में क्या होगा, ये घूमेगा। अब ये घूमेगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ में ये घूमेगा, मतलब इसके ऊपर ये रस्सी लिपटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये रस्सी लिपटना शुरू होगा तो इधर से तो रस्सी खुल रही है, इधर को लिपट रही है, तो यहां से धीरे धीरे ये भार क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। कितना उठेगा, इन दोनों के व्यास के, मतलब इन दोनों के जो परिधि है उसके अंतर के बराबर। क्योंकि एक चक्कर में जब ये एक चक्कर लगाएगा, ये वाला अंदर जो पहिया एक चक्कर लगाएगा, मान लीजिए इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं
स्मॉल आर है यहाँ से और यहाँ तक की जो त्रिज्या इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, या फिर इसका व्यास मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल डी, और यहाँ से और यहाँ तक का ये हम कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक, ये आपको अजीब सा लग रहा होगा इसलिए इस चित्र को मिटा देता हूं मैं, ये बनाना इसमें सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अंदर वाला है इसका व्यास क्या है, स्मॉल डी है, और इस बाहर वाले का कैपिटल डी है। तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो उसमें ये कितनी दूरी तय करेगा, हम देखिए दोनों का वो निकालते हैं, भार द्वारा ये आयास द्वारा तय की गई दूरी, मतलब P द्वारा तय की गई दूरी। तो ये हम जब VR निकालते हैं तो हमें इसकी चीज जरूरत होती है। तो यहाँ पर जब ये एक चक्कर लगाएगा तब ये कितनी दूरी तय करेगा, तो देखिए यहाँ पर ये दूरी तय करेगा आयास द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर होगा ये पाई डी। देखिए कैसे, जब ये एक चक्कर लगाएगा तो इसके साथ साथ ये घूमेगा, तो इसके साथ साथ में ये भी घूमेगा, मतलब एक चक्कर में ये कैपिटल डी के बराबर घूमेगा। ठीक है, लेकिन खुलेगा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होगा, ध्यान दें, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2 पाई डी माइनस स्मॉल पाई डी, लेकिन यहाँ पर दो चक्कर है इसके, जितना ये खुलेगा उसका आधा ही तो ऊपर सकेगा, ये फिर आधा ही ऊपर या नीचे सकेगा। तो यहाँ पर 1/2 पाई डी माइनस पाई स्मॉल डी, ये होगा इस भार द्वारा तय की गई दूरी, ऊपर या नीचे, और यहाँ पर इसके द्वारा तय की गई दूरी तो ये होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, डी ऐसे कैसे रहेगा, पाई कॉमन लेके काट देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा डी माइनस स्मॉल डी। तो ये तो हो गया वेगानुपात। अब बात कर लेते हैं हम एमए की, तो एमए बराबर तो डब्ल्यू अपॉन पी होता ही है, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, कैसी भी इक्वेशन हो। अब इन दोनों को निकालने के बाद में हमारे पास में एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं दक्षता, मतलब ये जो मशीन है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, इसकी दक्षता, इसको इफिशियंसी बोलते हैं, उसका चिन्ह होता है नीटा, इक्वल टू क्या होता है एम ए अपॉन वी आर। एम ए अपॉन वी आर इसका फॉर्मूला होता है। तो एम ए बराबर क्या होगा, हम कहां से रखेंगे, डब्ल्यू बटे पी बटे वी आर क्या होगा हमारे पास 2d बटे d माइनस डी। जब हम इसको आगे शॉर्ट में लिखेंगे तो w बटे p, यहां पर 2dp और यहां पर d माइनस स्मॉल d। तो ये हमारी दक्षता निकल कर आएगी इसकी। अब यहां पर दक्षता को अगर प्रतिशत में बदले तो नीटा प्रतिशत बराबर 100 से गुणा कर देंगे इसको, w d माइनस स्मॉल d अपॉन 2pd इंटू 100। तो ये निकल कर आएगी वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक की दक्षता। ये काम कैसे करते हैं तो आप जानते होंगे इसको, जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके साथ साथ ये घूमता है, तो इसके साथ में ये घूमता है, ये दोनों पहिए साथ साथ में घूमते हैं, मतलब इसमें से रस्सी खुलेगी और इसके ऊपर लिपटती चली जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, खुलती कम है और लिपटती ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से रस्सी में खिंचाव आएगा और ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पर कितना चलेगा, ये देखो जितना उठेगा ना उसका आधा ही चलेगा ऊपर की ओर, क्यों, क्योंकि रस्सी दोनों तरफ लिपटी हुई है इसलिए। तो यहाँ पर हम 50% कर देते हैं, मतलब 1/2 कर देते हैं, जितना भी ये दूरी ऊपर की ओर दूर तय करेगा। तो यहाँ पर 1/2 देखो हमने कर रखा होगा, यहाँ पर 1/2 पाई डी माइनस पाई डी, ये हमने वेगानुपात में कर रखा है। अब बाकी तो हम जानते हैं जो फॉर्मूले होते हैं उनमें रखकर हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में हमारा ये जो 5वां चैप्टर था इसका थ्योरी का जो भाग वो खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और इसमें न्यूमेरिकल इतने सारे हैं कि कम से कम 10 से 12 लेक्चर और लग जाएंगे इसके न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, तो हम पर डे हर एक वीडियो में 2 या 3 न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, और है ना, और अब आप घर पर भी इनको अच्छी तरह से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम बुक के सोल्व क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अनसोल्व क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सारी तरह के क्वेश्चन करेंगे, बस आप लगातार तैयारी करते रहें, एग्जाम सर पर है, आप अपने आप को ढीला ना छोड़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।